भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे बनने में सालों लगते हैं पर टूटने में बस एक पल। और इंडिया में एक ब्रांड था जिसने इस भरोसे को 30 सालों तक बनाए रखा। 1983 में जब नेस्ले ने मैगी को इंडिया में लॉन्च किया तो ये एक अजनबी प्रोडक्ट था, पर उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जीनियस थी। उन्होंने इसे 2 मिनट नूडल्स का नाम दिया और इसे बच्चों और उनकी बिजी मदर्स के लिए एक क्विक फन मील की तरह पेश किया। धीरे धीरे मैगी ने हर घर में अपनी जगह बना ली। ये सिर्फ नूडल्स नहीं था, ये आजादी का सिंबल था। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये पहला खाना था जो उन्होंने खुद बनाया। पहाड़ों में घूमने जाने वालों के लिए ये एक कंफर्ट फूड था। हमारे लिए ये बारिश और ठंड का परमानेंट साथी था। नेस्ले एक स्विस कंपनी ने इंडिया को एक फूड आइटम नहीं, एक इमोशंस दे दिया। 30 सालों तक सब कुछ ठीक था। फिर जून 2015 में एक छोटी सी खबर आई, एक ऐसी खबर जो अगले कुछ हफ्तों में एक नेशनल क्राइसिस बनने वाली थी। रातों रात इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना एक खतरनाक जहर कहलाने लगा। ये सिर्फ एक फूड सेफ्टी का मामला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश की कहानी थी जिसमें मीडिया, राजनीति, कॉर्पोरेट दुश्मन और शायद एक देश के अंदर का ही धोखा शामिल था। पर इस कहानी में धोखा दे कौन रहा था? हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बाराबंकी से। यहाँ मार्च 2014 में एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वी.के. पांडे ने एक रूटीन चेक के लिए मैगी का एक सैंपल उठाया। उन्हें बस ये देखना था कि पैकेट पर जो लिखा है वो सच है या नहीं। खासकर एक लाइन, नो एडेड MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एक कॉमन टेस्ट इनहैंसर है जिसे अजीनोमोटो के नाम से भी जाना जाता है। नेस्ले सालों से दावा कर रही थी कि वो इसे ऊपर से नहीं डालते। ये सैंपल जांच के लिए कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी में भेजा गया और जब 1 साल बाद मई 2015 में इसकी रिपोर्ट आई तो उसने पूरे देश में एक भूचाल ला दिया। उस एक पैकेट के अंदर 2 मुजरिम पाए गए थे। पहला MSG, रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि मैगी में MSG मौजूद था। ये पैकेट पर किए गए वादे के एकदम ऑपोजिट था। लेकिन दूसरा मुजरिम इससे कहीं ज्यादा भयानक था। रिपोर्ट में मिलता है लेड यानी सीसा। लेड एक हेवी मेटल न्यूरोटॉक्सिन है। ये धीमा जहर है जो इंसानी शरीर, खासकर बच्चों के दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक होता है। WHO के अनुसार लेड एक्सपोजर का कोई सेफ लेवल नहीं होता, फिर भी सरकारों को एक लिमिट तय करनी पड़ती है। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये लिमिट तय की थी 2.5 पार्ट्स पर मिलियन। और उस मैगी के सैंपल में लेड कितना था? 17.2 ppm, लिमिट से 7 गुना ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा सबूत था जो इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड की कब्र खोदने वाला था। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स के लिए ये एक परफेक्ट स्टोरी थी। इसमें सब कुछ था, एक विश्वास परिषद, ब्रांड, जहर जैसा खतरनाक शब्द और बच्चों के सेहत का सवाल। लोगों ने अपने किचन से मैगी का पैकेट फेंकना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने अपने शेल्फ से मैगी हटाकर यहाँ मैगी नहीं मिलती का बोर्ड लगा दिया। नेस्ले इंडिया का स्टॉक मार्केट में शेयर 10% से ज्यादा गिर गया, जिससे उन्हें एक ही दिन में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। देश में एक डर का माहौल बन गया था। हर पेरेंट के मन में एक ही सवाल था, क्या मैंने अपने बच्चों को इतने सालों तक धीमा जहर खिलाया? जब जनता का गुस्सा और डर इतना बढ़ जाए तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है। पहले दिल्ली ने मैगी को 15 दिन के लिए बैन किया, फिर उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, देखते ही देखते देश के 13 राज्यों ने मैगी को बैन कर दिया। और फिर 5 जून 2015 को फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने पूरे देश में मैगी को अनसेफ एंड हजार्डस ऐलान कर दिया। नेशन वाइड बैन लगा दिया। 30 साल का राज कुछ ही हफ्तों में मिट्टी में मिल गया था। ऑफिशियल कहानी तो यही थी, पर जब आप इस केस की गहराई में जाते हैं तो ये मामला एक फूड सेफ्टी इशू से बढ़कर एक गहरी साजिश जैसे लगने लगता है। सवाल नंबर 1, द लैब एंड द साइंस। नेस्ले ने कोर्ट में दलील दी कि कोलकाता की लैब के पास इस टेस्ट के लिए मान्यता ही नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद देश विदेश की लैब्स में 2700 से ज्यादा मैगी सैंपल्स टेस्ट करवाए और सभी में लेड सेफ लिमिट के अंदर था। उन्होंने MSG पर भी एक साइंटिफिक दलील दी कि वो ग्लूटामेट ऊपर से नहीं डालते, पर उनके मसाले में मौजूद टमाटर, प्याज और गेहूं के आटे में ये नेचुरल तौर पर होता है। तो क्या एक साइंटिफिक विवाद था जिसे मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया? सवाल नंबर 2,
द कॉम्पिटिटर वॉर। मैगी इंडिया के करोड़ों के नूडल मार्केट पर अकेली राज कर रही थी। जैसे ही मैगी बैन हुआ, बाबा रामदेव ने टीवी पर आकर पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च कर दिया, ये कहते हुए कि बच्चों को जहर नहीं पौष्टिक आहार खिलाओ। आईटीसी ईपी ने अपने एड्स डबल कर दिए। उन सभी ने मैगी का मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। अजीब बात यह है कि बैन के दौरान किसी भी कॉम्पिटिटर की ऐसी ही स्ट्रिक्ट टेस्टिंग नहीं हुई। क्यों सिर्फ मार्केट लीडर को ही टारगेट किया गया? सवाल नंबर 3, द पॉलिटिकल एंगल। ये रिपोर्ट मई 2015 में आई, ठीक उसी समय जब मोदी सरकार अपनी मेक इन इंडिया कैंपेन को जोर शोर से प्रमोट कर रही थी। ऐसे में एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी पर सख्ती दिखाना क्या ये सरकार के लिए एक आसान पीआर विक्ट्री थी? ये दिखाने के लिए कि वो देश की सेहत और स्वदेशी के लिए कितना सीरियस है। सवाल नंबर 4, द इनसाइडर। सोचो, एक फूड इंस्पेक्टर को अचानक से मैगी के एमएसजी क्लेम को टेस्ट करने के लिए ख्याल क्यों आया? फिर उन्होंने उसे आम लोकल लैब की जगह सीधा कोलकाता के नेशनल लैब में क्यों भेजा? कुछ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट मानते हैं कि नेस्ले के अंदर से ही कोई था जो कंपनी के राज लीक कर रहा था, कोई जो जानता था कि किस बैच में किस पैकेट में क्या चीज करना है। ये प्रिसीजन एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, पर वो मिस्टीरियस इनसाइडर कौन था और उसका मकसद क्या था? एक कॉम्पिटिटर के लिए काम करना या कंपनी से बदला लेना? जब ये सब हो रहा था, नेस्ले इंडिया के नए सीईओ सुरेश नारायणन ने इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक प्लान तैयार किया था। उन्होंने एक युद्ध लड़ा, पर हथियारों से नहीं, कानून, मीडिया और साइकोलॉजी से। पहला कदम, कानूनी जीत। अदालत में उन्होंने ये बहस नहीं की कि मैगी में लेड था या नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया कि सरकारी जांच की प्रक्रिया ही गलत थी। और अगस्त 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेस्ले की बात मानते हुए मैगी पर से बैन हटा दिया और नए अक्रेडिटेड लैब्स में फ्रेश टेस्टिंग का ऑर्डर दिया। दूसरा कदम, भावनात्मक कनेक्शन। नेस्ले ने पूरे देश में वी मिस यू टू के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए। उन्होंने टीवी पर एड चलाया जिसमें माँ अपने बच्चों को मैगी खिलाते हुए रो रही थी। उन्होंने आपको सेफ्टी के बोरिंग फैक्ट्स नहीं बताए, उन्होंने आपकी पुरानी और अच्छी यादें दिलाई। उन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं, इमोशंस बेचा। तीसरा कदम, साइकोलॉजिकल खेल। नवंबर 2015 में जब नए टेस्ट में मैगी सेफ पाई गई, उन्होंने मैगी को सीधा दुकानों में लॉन्च नहीं किया था। उन्होंने स्नैपडील के साथ एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन फ्लैश सेल की। ये एक जीनियस मूव था। उन्होंने मैगी की कमी का माहौल बनाया। 5 मिनट के अंदर 60,000 मैगी वेलकम किट्स बिक गए। उन्होंने एक नूडल को एक इनाम बना दिया जिसे पाकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। तो 10 साल बाद इस केस फाइल के अंत में हम कहाँ खड़े हैं? सरफेस पर देखें तो मैगी जीत गई, वो वापस आई और आज भी मार्केट लीडर है। लेकिन गहरा सच कुछ और है। आज तक कोई नहीं जानता उस पहली लैब रिपोर्ट का सच क्या था। क्या वो एक गलती थी या एक साजिश? वो ओरिजिनल विसल ब्लोअर या इनसाइडर कौन था? इस पूरे खेल का असली फायदा किसने उठाया? क्योंकि दोस्तों, ये मैगी की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न कॉर्पोरेट वॉरफेयर की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे परसेप्शंस, मीडिया और मार्केटिंग मिलकर सच्चाई को बदल सकते हैं। ये पैटर्न आज भी रिपीट होता है, अलग कंपनियां, अलग प्रोडक्ट्स, लेकिन खेल वही। असली सवाल ये है, आज आप जो खा रहे हैं, क्या आप उसके सच के बारे में 100% श्योर हैं? इस कहानी के बारे में आपकी अपनी थ्योरी क्या है? असली मुजरिम कौन था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस केस फाइल की तह तक जाना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी में।